नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम वन एवं वन्य जीव संसाधन कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है समकालीन भारत भाग 2। इसका अध्याय 2 है वन एवं वन्य जीव संसाधन। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। अगर हमें समय ज़्यादा लगा तो हम इसके आगे के प्रश्न बाद में हल करेंगे। पहले हम देखते हैं, सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा करते हैं कि भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यानी यहाँ पर जैव विविधता बहुत पाई जाती है। आगे, भारत में विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या यानी लगभग 16 लाख यहाँ पर उपजातियां पाई जाती हैं, जो कि पूरे विश्व की 8% संख्या है। आगे हम देखें कि भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। बच्चों, यहाँ से आपके बहुत से प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है भारतीय वन्य जीवन जो रक्षण अधिनियम है 1972 में लागू किया गया। 1973 में अधिकारियों ने ये पाया कि बाघों की संख्या, अनुमानित संख्या जो है वह 55,000 जो पहले थी उससे घट करके मात्र 1827 रह गई है। तब उन्होंने क्या लागू किया? प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में एक योजना लागू की गई है। इसके बारे में विस्तार से हम आगे भी समझेंगे। आप यहाँ पर अभी थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत कब हुई? 1973 में हुई। आगे, वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों एवं ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वन्य जीव अधिनियम के तहत कौन कौन सी जो प्राणी हैं उनको संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है, तो आप यहाँ से बता सकते हैं। आगे, देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। आपको परीक्षा में प्रश्न भी आता है आरक्षित वन क्या होते हैं, उस प्रकार से भी हम आगे भी समझेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि आरक्षित जो वन है वो कितने हैं? देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया गया है। आगे, देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग रक्षित क्षेत्र है। 1/3 भाग कैसा है? रक्षित है। आगे, मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। बच्चों याद रखना, मध्य प्रदेश में स्थायी वन सबसे अधिक हैं, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75% है। यानी यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है? स्थायी वन है। सरिस्का बाघ रिजर्व जो राजस्थान में है, सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। यानी जो राजस्थान के लोग हैं उन्होंने सरिस्का बाघ रिजर्व में वहां पर जो गांव के लोग हैं उन्होंने वन्य जीवन रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य, जो खुदाई का कार्य था, उसको बंद करवाने के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। आगे, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। हमारे देश भारत में ऐसा कई जगह होता है, कई पेड़ों की हम पूजन करते हैं। यहाँ पे हमें यह याद रखना है कि छोटा नागपुर में जो मुंडा और संथाल जनजातियां हैं वे महुआ की और कदम्ब के पेड़ की पूजन करते हैं। एक आंदोलन हुआ, बीज बचाओ आंदोलन। टेहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवदानय ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी कृषि उत्पादन संभव है। वहां के किसानों ने, जो टेहरी में किसानों ने बीज बचाओ आंदोलन किया, उससे ये समझ में आ गया कि रासायनिक उर्वरकों के बिना भी हम कृषि का उत्पादन कर सकते हैं। आगे, राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि जो भैरवदेव डाकब सेंचुरी घोषित कर दी है और वहां पर उनके अपने खुद के नियम कानून लागू हैं। तो आप याद रख सकते हैं कि भैरवदेव डाकब सेंचुरी कहाँ है? राजस्थान में है, अलवर जिले में, जहां पर 1200 हेक्टेयर भूमि पर लोगों ने वहीं के अपने नियम कानून बना लिए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण कुछ तथ्य थे।
मेरा सुझाव है, यदि आपने पाठ को नहीं पढ़ा तो पहले यह पाठ को थोड़ा पढ़ लीजिए, इसके बाद ही इस वीडियो को देखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। यहाँ इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? यानी जो ग्रामीण जन हैं, जो जंगल के पास रहते हैं, वन के पास रहते हैं, उन समुदायों की उस संरक्षण से भागीदारी नहीं रखता है, ये देखना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो संयुक्त वन प्रबंधन है, इसमें भी समुदाय की आवश्यकता है, समुदाय जुड़ा है। चिपको आंदोलन में भी समुदाय की भागीदारी रहती है, बीज बचाओ आंदोलन की भागीदारी रहती है, लेकिन वन जीव पशु विहार, वन्य जीव पशु विहार का जो परिसीमन होना है, परिसीमन होता है, उसमें समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं होती है। तो आपको यहाँ पर सही विकल्प याद रख लेना है, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जैव प्रजातियां पाई जाती हैं? तो बच्चों, अभी हमने पढ़ा भी था, यहाँ पर लगभग 8% जैव प्रजातियां पाई जाती हैं। जैव विविधता के संदर्भ में हमें याद रखना है, भारत में विश्व के कितने प्रतिशत जैव प्रजातियां पाई जाती हैं? तो लगभग 8% यहाँ पर जैव प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका उत्तर हमारा है 1972। 1972 में भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब शुरू हुई? तो अभी हमने देखा था, सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना प्रारंभ की गई, शुरुआत इसकी की गई। आगे अब हम देखते हैं रिक्त स्थान। वन, आपकी परीक्षा में से आता है, वन अगर रिक्त स्थान आया कि उत्पादक हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं, तो यहाँ पर हमें इस रिक्त स्थान में भर देना है प्राथमिक, यानी वन प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र रिक्त स्थान घोषित किए गए हैं, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा आरक्षित वन। यानी अभी पढ़ा भी था हमने कि देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र कैसे हैं? आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान पहले दिया है कि पूजा सदियों पुराना जनजाति विश्वास है, तो यहाँ पर हमें रिक्त स्थान में भरना है प्रकृति, यानी प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। इसके बाद में हम देखते हैं कुछ सत्य वाले प्रश्न भी हैं कि वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है, ये बताना है ये कथन सत्य है या असत्य है। तो ये कथन कैसा है? सत्य है, क्योंकि वन्य जीवन में और कृषि की जो कृषि फसल उपजातियां हैं, इनमें बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, कथन सत्य है। अगला प्रश्न इसमें है कि मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, यह कथन भी हमारा सत्य है। सही जोड़ी मिलाइए में मैंने आपको क्या किया है, यहाँ पर सही जोड़ी मिला के ही प्रस्तुत कर दी है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, आप समझ लीजिए। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में। हमें याद रखना है जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तराखंड में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। पेरियार कहाँ पर स्थित है? केरल में है। और संयुक्त वन प्रबंधन संस्थान जो कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो आपको अच्छे से इन जोड़ी मिलान को मैंने बता दिया है, हल करके बता दिया है, आप यहाँ से याद रख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है उसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रदेश में है? हमें अच्छे से याद रखना है ये कौन सा प्रदेश है? ये हमारा प्रदेश मध्य प्रदेश, यहाँ पर स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है। अगला प्रश्न इसमें कि स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार देश के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन हैं? तो आपको याद रखना है, इसमें आपको जो आंकड़े याद रखना है 24.16%। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन है? तो 24.16% पर। अगला प्रश्न है सारिस्का वन जीव पशु विहार किस राज्य में स्थित है?
तो सारिस्का वन्य जीव पशु विहार राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, मानस बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? तो मानस बाघ रिजर्व असम में है। अगला प्रश्न है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है, वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने का कार्यक्रम प्रमुख रूप से कौन सा है? यानी वृक्षारोपण को कौन सा जो ऐसा कार्यक्रम है जो उसको वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देता है? तो इसका उत्तर है सामाजिक वानिकी। यानी वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने का जो कार्यक्रम है उसका नाम है सामाजिक वानिकी। अगला प्रश्न, कोई 2 वन्य प्राणियों के नाम बताएं जो लुप्त होने की कगार पर हैं, यानी जिनकी संख्या बहुत ही कम बची है, लुप्त होने की कगार पर हैं। तो इनका जो उत्तर है गुलाबी सिर वाली बतख और पहाड़ी कोयल। आपको याद रखना है ऐसे जो प्राणी हैं जो लुप्त होने की कगार पर हैं, गुलाबी सिर वाली बतख और पहाड़ी कोयल। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती हैं? तो उड़ीसा की और बिहार की जो महिला जनजातियां हैं वो शादी के दौरान आम और इमली की पूजा करते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? हमने पढ़ा था अभी, पश्चिम बंगाल में। अब हम कुछ जो छोटे छोटे उत्तर हैं यानी कि अति लघु उत्तरीय जो आपके 2 नंबर वाले प्रश्न हैं उनकी तैयारी करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र से क्या तात्पर्य है? पारिस्थितिक तंत्र से क्या तात्पर्य है, यानी पारिस्थितिक तंत्र क्या है? तो भौतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों के, आप एक बार इसको दोहरा लीजिए, भौतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों के सम्मिलित रूप को पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र कहते हैं। आपको याद रखना है, अगर परीक्षा में पारितंत्र नाम से पूछ लिया तब भी आपको यही लिखना है कि भौतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों के सम्मिलित रूप को पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, अभयारण्य किसे कहते हैं? यह प्रश्न 2022 की परीक्षा में पूछा भी गया है। अभयारण्य किसे कहते हैं? तो हम देखते हैं यहाँ पर, अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यानों के समान ही होते हैं। ये वन्य प्राणियों को संरक्षित और प्रजातियों को सुरक्षित करने के लिए प्राकृतिक स्थल हैं और यहाँ पर बिना अनुमति के शिकार करना मना होता है। एक बार उसको दोहरा लेते हैं, अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यानों के समान होते हैं और यहाँ पर ये वन्य प्राणियों को संरक्षित और प्रजातियों को सुरक्षित करने के लिए प्राकृतिक स्थल हैं और यहाँ पर बिना अनुमति के शिकार करना मना होता है, यानी शिकार पर प्रतिबंध होता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वन आयोग क्या है? यह प्रश्न भी 2022 की परीक्षा में पूछा गया है। केंद्रीय वन आयोग क्या है? तो केंद्र सरकार ने, बच्चों याद रखना, सन कौन सी बात है? 1965 में केंद्र सरकार ने सन 1965 में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की। ये आपका हो सकता है 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि केंद्रीय वन आयोग की स्थापना कब हुई, तो आपको उत्तर बताना है 1965 में। केंद्र सरकार ने 1965 में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य आंकड़े और सूचनाएं एकत्रित करना है, यानी विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एकत्रित करना है और तकनीकी सूचनाओं को प्रसारित करना है, बाजारों का अध्ययन करना है और वन विकास में लगी हुई जो संस्थाएं हैं उनके कार्यों को समन्वित करना है। तो आपको याद रख लेना है केंद्रीय वन आयोग के बारे में। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वनस्पति से क्या तात्पर्य है? तो प्राकृतिक वनस्पति क्या है? प्राकृतिक रूप से मानव के हस्तक्षेप के बिना उगने वाले पेड़ पौधों को, यानी ऐसी वनस्पति जो मनुष्य ने जिसको ना तो उगाया है ना इसमें कोई प्रयास किए हैं, तो प्राकृतिक रूप से मानव के हस्तक्षेप के बिना उगने वाले पेड़ पौधों को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। बच्चों, अब हम बात करते हैं आरक्षित वन की, कि आरक्षित वन क्या हैं। परीक्षा में पूछा जाता है आरक्षित वन क्या है, तो आपको याद रख लेना है आरक्षित वन क्या है। देखते हैं यहाँ पर, आरक्षित वन, देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है।
आरक्षित वनों को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है, तो आपको इस उत्तर को दे देना है। अगला प्रश्न है, रक्षित वन किन किन राज्यों में हैं? यहाँ पर आपको राज्य बताना है, प्रदेश बताना है कि ऐसे कौन कौन से प्रदेश हैं, कौन कौन से राज्य हैं जहाँ रक्षित वन हैं। तो यहाँ पे आपको उत्तर देना है, बिहार है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। तो आप इन प्रदेशों के नाम याद रख लीजिए कि कौन कौन से ऐसे प्रदेश हैं जहां पर रक्षित वन हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य को जीवित रहने के लिए पारितंत्र का संरक्षण क्यों आवश्यक है? पारितंत्र का संरक्षण क्यों जरूरी है मनुष्य को जीवित रहने के लिए? देखें, पारितंत्र के अंतर्गत आने वाले पौधों और जीव जंतुओं में गहरा संबंध होता है। बच्चों, आपको याद रख लेना है, पारितंत्र के अंतर्गत जो आने वाले जो पौधे हैं, जीव जंतु हैं, इनमें गहरा संबंध होता है। मानव भी अपने अस्तित्व और विकास के लिए पारितंत्र के जीव जंतुओं और वनस्पति पर आश्रित हो जाता है, यानी मनुष्य भी इन पर निर्भर करता है। इनका भी संबंध अच्छा है, यानी गहरा संबंध है मानव का भी, जो हमारे जीव जंतु हैं और जो पौधे हैं। पारितंत्र में या पारितंत्र से छेड़छाड़ करने से अत्यंत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यदि कोई इस पारितंत्र से छेड़छाड़ करता है तो इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। अतः हमें पारितंत्र का संरक्षण करना जरूरी है। तो हमें यही बताना था कि पारितंत्र का संरक्षण क्यों आवश्यक है और पारितंत्र का संरक्षण किसके लिए, मनुष्य के जीवित रहने के लिए क्यों जरूरी है। अगला प्रश्न है, पेड़ों के विषय में गौतम बुद्ध ने क्या कहा था? तो आपकी पुस्तक में देखना, एक बॉक्स में जानकारी दी है कि पेड़ों के विषय में गौतम बुद्ध ने क्या कहा था। इसका उत्तर है, पेड़ों के संबंध में जो गौतम बुद्ध ने कथन कहा बिल्कुल सेम वैसा लिखा हुआ है कि पेड़ एक विशेष असीमित दयालु हैं। पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारतापूर्ण जीवधारी हैं, जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता है और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। तो आप ये पेड़ के बारे में गौतम बुद्ध ने जो कथन कहा है आप इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? या ऐसा आ सकता है, आरक्षित वन, रक्षित वन बताइए क्या होते हैं? तो ये आप बता सकते हैं कि भारत में वनों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं आरक्षित वन की, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। और जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। दूसरे वन है हमारे रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार भारत के कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग कैसा है? रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। तो पहला हमारा जो प्रकार हो गया रक्षित वन का, यहाँ पर हम देख सकते हैं भारत में वनों के प्रकार का, वनों के वर्गीकरण का। आरक्षित वन है, फिर रक्षित वन, और अब हम देखते हैं अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं वह अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। और आगे लिख सकते हैं आप कि आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी और अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि वन पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। वन पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग हैं, इस कथन को बताना है कि क्यों महत्वपूर्ण है, क्या संबंध है वनों का। तो देखें, वन और पर्यावरण में घनिष्ठ संबंध है, यह निम्न तथ्यों से हमें स्पष्ट होता है। वन वायुमंडल को शुद्ध रखते हैं और वायु प्रदूषण को भी क्या करते हैं? कम करते हैं। वन वायुमंडल को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वन वायु के तापमान को बनाए रखते हैं जिससे वर्षा होती है। आगे, वन जलवायु को सम रखते हैं और वन जल के बहाव को रोकते हैं जिससे भूमि का कटाव रुक जाता है और भूगर्भीय जल में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से हम वनों
और पर्यावरण में जो संबंध है उसके बारे में यहाँ बता सकते हैं कि वन पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला जो प्रश्न है कि वन और वन्य जीव संसाधनों के वितरण को लिखिए, कि इनका वितरण किस प्रकार से है, कहाँ कहाँ पर वन और वन्य जीव संसाधन वितरित हैं, वितरण है उनका। तो वनों का वर्गीकरण तो हम पहले भी समझ चुके हैं, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। वितरण की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का कितना है, 75% है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु और जो पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों का एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है। आप बता सकते हैं आरक्षित वन कहाँ कहाँ पर हैं, ये प्रदेश के नाम बता सकते हैं आप, जैसे जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। यहाँ पर आरक्षित वनों का बहुत बड़ा अनुपात है। जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वन क्षेत्रों में जो कुल वन है उनमें रक्षित वनों का बड़ा अनुपात है। तो आपको याद रखना रक्षित वन कहाँ कहाँ पर ज़्यादा वितरित हैं, बिहार में, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में। आगे, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात के अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन हैं। अवर्गीकृत वन कहाँ कहाँ पर है, पूर्व उत्तर के, जो पूर्व उत्तर का जो भाग है हमारा उनके राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र कैसे हैं, अवर्गीकृत हैं और यहाँ पर स्थानीय समुदाय के प्रबंधन में है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1972 के कुछ जो प्रावधान है उनको बताना है कि क्या प्रावधान इसमें किए गए हैं। ये प्रश्न 2024 की वार्षिक परीक्षा में पूछा गया है। इसको देखते हैं। भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया और जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान किए गए थे। क्या प्रावधान है, देखें। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची प्रकाशित की गई, यानी इस भारतीय वन्य जीवन जो वन्य जीव रक्षण अधिनियम है उसमें क्या प्रावधान है कि सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची प्रकाशित की गई और इस कार्यक्रम के तहत बची हुई जो संकटग्रस्त जातियां हैं उनके बचाव पर, शिकार प्रतिबंध पर, यानी कि संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंध पर, वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण था, जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने पर अधिक बल दिया गया, अधिक जोर दिया गया। तो आप इसको ज़्यादा विस्तृत मैंने बताया नहीं है, छोटे रूप में लिखा है, छोटे रूप में समझाया है, तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। अगला है जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जैव विविधता, यह प्रश्न भी 2024 में पूछा गया। जैव विविधता वनस्पति और वन्य जीवन एवं मानव में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, यानी कई प्रकार के अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य की अनेक जो जातियां उपजातियां पाई जाती हैं, यही सब क्या है, जैव विविधता कहलाती। अर्थात विविध प्रकार के वन एवं वन्य जीव जंतु को, वन्य जीव जंतु या सामान्य जीव जंतु, तो विविध प्रकार के वन एवं जीव जंतुओं की उपस्थिति को ही जैव विविधता कहा जाता है। जैव विविधता के कारण मानव को अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जिससे उनका अस्तित्व पृथ्वी पर बना हुआ है। अतः जैव विविधता मानव जीवन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो भारत में जो जैव विविधता प्रभावित हो रही है, जैव विविधता कम हो रही है, इसके क्या क्या कारक हैं, इनको आप यहाँ पर देख लीजिए। विस्तृत रूप में यदि पूछा जाए तो आप अपने हिसाब से विस्तार कर दीजिए। पहला है जैव विविधता को कम करने के कारक में कि वन्य जीवन के आवास का विनाश हो रहा है, जंगली जानवरों को मारना, उनका शिकार करना, पर्यावरण का प्रदूषण और वनों में लगने वाली आग, ये कारण हैं जो कि जैव विविधता को प्रभावित कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, आपको कुछ मेल करना है। मैंने यहाँ पर मेल कर दिया है, आपको यदि अलग से आते हैं जोड़ी मिलान में तो आप इसको करके आ जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। आप थोड़ा एक बार सुन लीजिए। अवर्गीकृत वन, सरकार व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि को हम क्या कहते हैं, अवर्गीकृत वन कहते हैं। जबकि वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान कौन है, वे आरक्षित वन है। जबकि रक्षित वन के अंतर्गत हम क्या जोड़ी मिलाएंगे, वन भूमि जो अधिक क्षरण से बचाई जाती है उसे हम रक्षित वन कहते हैं।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 11वां, बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है और इसके गंभीर खतरे के क्या कारण हैं? तो इसका उत्तर है बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है और यह डोलोमाइट के खनन के कारण यह गंभीर खतरे में है। वहां पर डोलोमाइट का खनन होता है, इस वजह से यह गंभीर खतरे में है। तो बक्सा टाइगर रिजर्व जो है पश्चिम बंगाल में है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत जीव जंतुओं को लुप्त होने का खतरा है? कुछ उदाहरण से समझाइए। तो यहाँ पर हम मुख्य रूप से देख सकते हैं, भारत में 10%, लगभग 10% वन्य जीव और वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। आपको ये प्रतिशत में बताना था, कुछ बताना था, तो आप ये देख लीजिए, भारत में 10% वन्य और वनस्पति जात यानी पेड़ पौधे और वन्य जीव और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। कौन कौन से इसमें वो देख लेते हैं। इनमें से जो प्रमुख हैं, चीता है, गुलाबी सिरवाली बतख है, पहाड़ी कोयल है, जंगली चित्तीदार उल्लू, मधुका इनसिग्निस और हुबरड़िया हेप्टान्यूरॉन जैसे पौधे शामिल हैं। तो आप इनको देख लीजिए, याद कर लीजिए, जितना आपको याद हो जाए इसमें से। तो ये ऐसे प्राणी हैं जो कि लुप्त होने का इनका खतरा है। अगला प्रश्न है, IUCN के अनुसार पौधों और प्राणियों को कितनी जातियों में बांटा गया है? उनके नाम लिखिए। तो IUCN के अनुसार पौधों और प्राणियों को 6 जातियों में बांटा गया है। ये 6 जातियां कौन कौन सी, आप इसको देख लीजिए। सामान्य जातियां, संकटग्रस्त जातियां, सुभेद जातियां, दुर्लभ जातियां, स्थानिक जातियां और लुप्त जातियां। अगला प्रश्न है, जैव संसाधनों के नाम लिखिए। जैव संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। बच्चों, जैव संसाधनों की प्राप्ति कहाँ से होती है? हमें जैव मंडल से होती है। मनुष्य, वनस्पति, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन, इन सबको, ये सब जैव संसाधन हैं जिनके नाम आपको बताना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के नाम बताइए। तो मध्य प्रदेश के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है आप देख सकते हैं, कान्हा किसली है, बांधवगढ़ है, माधव है, पन्ना है, आदि जगह पर ये क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। आप सबने इस वीडियो को देखा। मैंने पहले सोचा था इस वीडियो को 2 भाग में बनाऊंगा, लेकिन वीडियो बनते बनते और मैं भूल ही गया कि मैं 2 भागों में से तैयार करूं। आपको एक ही भाग में इस वीडियो को देखना पड़ रहा है। आपने इस वीडियो को देखा, इसको समझा, जाना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।